कहते हैं कभी किसी गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए। गरीब की हाय में बहुत शक्ति होती है। किसी गरीब का श्राप सिर्फ इंसान ही नहीं, उसके पूरे कुटुंब को नष्ट कर देता है। ऐसी ही एक कहानी मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी और आज मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और ये है मेरा यूट्यूब चैनल डेविल इन द माइंड। यहाँ पर आप सुन सकते हैं एक से बढ़कर एक नई और डरावनी कहानियाँ। मेरी कहानी किसी से कॉपी या इंस्पायर्ड नहीं होती। अब तक मैंने जितनी भी कहानी सुनी है और जो आपको सुनाई है वो सभी किसी न किसी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानियाँ आपको किसी और चैनल पर सुनाई नहीं देंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी आपने कहीं और सुनी है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम मोनू है और मेरी पत्नी का नाम पुष्पा। आज हमारी शादी को कोई 11 साल हो चुके हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और हमारा एक बेटा भी है जो कि 5वीं कक्षा में पढ़ाई करता है। मेरा ससुराल, यह कह लीजिए मेरी पत्नी का मायका, हरियाणा में पटौदी के पास एक छोटे से गांव में है। उस गांव का नाम राजपुरा है। इन 11 सालों में मैं कई बार अपने ससुराल जा चुका हूँ। वहाँ पता नहीं ऐसा क्या है जो मुझे बड़ा अजीब लगता है। वो गांव कोई बहुत बड़ा तो नहीं और उस गांव की आबादी भी कोई 300-400 लोगों की होगी। जब से मेरी शादी हुई है मैंने उस गांव में एक बहुत ही कॉमन बात नोटिस की है। वहाँ हर साल कम से कम 4 से 5 लोग या कई बार उससे ज़्यादा लोगों की भी मौत होती है। एक गांव जिसकी आबादी कुल 300 से 400 की हो, उसके लिए ये मृत्यु दर बहुत ज़्यादा लगती है। और आश्चर्य की बात है कि ज़्यादातर मौतें किसी एक्सीडेंट या फिर अचानक पता चले किसी बीमारी से होती हैं। मुझे मेरी पत्नी हर महीने में खबर ज़रूर देती है कि आज हमारे गांव में कोई मर गया। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक बाप बेटा अपने ट्रैक्टर में घास उतार रहे थे, तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वैसे तो ये एक्सीडेंट है, मगर एक 30 फुट की रोड पर वो साइड में खड़े थे और जिस ड्राइवर ने उनका एक्सीडेंट किया वो काफ़ी एक्सपीरियंस था। एक और बात अजीब है, गांव से जो रोड बाहर मेन रोड की तरफ कनेक्ट करती है, ये सारे हादसे वहीं होते हैं, उसी 1 से 2 किलोमीटर की रोड पर। कभी कोई कैंसर से मर गया, किसी को टीबी हो गया और किसी के मरने के बाद पता चलता है कि उसे क्या बीमारी थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ इलाज की कोई कमी है, मगर ऐसा लगता है वहाँ बीमारी सिर्फ इंसान को मारने के लिए ही लगती है। बहुत से लोग इलाज से रिकवर करते समय ही मर जाते हैं। मैं हमेशा अपनी पत्नी को मजाक मजाक में बोलता था, तुम्हारे गांव पर किसी चुड़ैल का साया है, मगर वो और उसके परिवार वाले इस बात को बिल्कुल भी सच नहीं मानते। मैंने वहाँ कई लोगों से इस बारे में बात की, पर सबका कहना है ऐसा कुछ नहीं है। अभी करीबन एक महीने पहले की ही बात है। मेरा बेटा अपने नाना नानी के घर गया था गर्मी की छुट्टियों में। हम लोग भी घूमने गए थे। एक हफ्ते पहले मैं अपने बेटे को लेने अपने ससुराल चला गया। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और क्योंकि अगले दिन मुझे ऑफिस भी जाना था, इसलिए मैं अकेला ही चला गया। मैं कोई दिन के 1 बजे वहाँ पहुँच गया था। मैं आपको बता दूँ कि मेरे 2 साले हैं और एक साली भी है। इन तीनों की ही शादी हो चुकी है। मेरे ससुर के 2 घर हैं, एक गांव में है और दूसरा गांव के बाहर खेतों में है। गांव वाले घर में तो मेरा बड़ा वाला साला रहता है और खेत वाले घर में छोटा साला। उनका गांव वाला घर करीबन 30 से 35 साल पुराना होगा। पहले हम लोग वहीं रुकते थे। खेत वाला घर तो अभी 1 साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। उसके आसपास कोई 8 से 10 घर ही होंगे। मैं पुराने घर जाकर बोर हो चुका था, इसलिए मैं सीधा नए घर में चला गया। मेरे साले ने वहाँ एक छोटी सी दुकान खोल रखी है। मेरे ससुर जी उस दुकान को चलाते हैं। मैं जब पहुँचा तो घर में सिर्फ मेरे सास ससुर ही थे। मेरा साला मार्केट गया हुआ था और उसकी पत्नी अपने मायके। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं बाहर पेड़ के नीचे खाट पर जाकर बैठ गया। उस दिन की गर्मी में भी वह बहुत अच्छा लग रहा था।
पेड़ के नीचे बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैं थोड़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। फिर वहाँ एक बाबा आकर मेरे पास बैठ गया। उनकी उम्र कोई 65 से 70 बरस की होगी। वो कहीं दूर से आ रहे थे और काफ़ी थके हुए लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बाबा कहाँ से आ रहे हैं आप? उन्होंने कहा, बेटा यही पास के गांव से। मैं जानता था कि पास का गांव भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने उनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दी। कोल्ड ड्रिंक पीकर उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आप कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से हूँ और इस गांव का जमाई हूँ। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, बाबा आप तो इसी गांव के हैं, मुझे एक बात बताइए, इस गांव में इतनी मौतें क्यों होती हैं? मैंने ये बात उनसे काफ़ी सरलता से पूछी थी और शायद वो भी ये बात बताकर अपना मन हल्का करना चाहते थे। फिर उन्होंने मुझे सारी कहानी बता दी। जो भी उन्होंने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये करीबन 50 से 55 साल पहले की बात होगी। उस समय पटौदी और उसके आसपास का इलाका नवाबों की कब्जियत में था। राजपुरा गांव बना ही नहीं था। ये गांव एक जमींदार का था। उसकी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका नाम धर्मपाल था और उसकी पत्नी का नाम राधा। धर्मपाल कोई 30 से 32 बरस का होगा और राधा 28 की। पहले के समय में शादी कम उम्र में ही हो जाती थी। धर्मपाल काफ़ी भला आदमी था। वो अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से भी बहुत अच्छा बर्ताव करता था। राधा भी दिल की बहुत साफ थी। ये समय 1970 का था। भारत देश को आज़ाद हुए 30 साल हो चुके थे, मगर देश में स्थिरता अभी भी नहीं आई थी। धर्मपाल भी इसकी मार झेल रहा था। सरकार की तरफ से किसानों को ना के बराबर ही मदद मिलती थी और अगर इंद्रदेव भी नाराज हो जाएं तो खेती चौपट होती थी। कई सालों तक ठीक से बारिश नहीं हुई थी और धर्मपाल की जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। फिर भी उसने अपने यहाँ पर काम करने वाले और गांव वालों की खूब मदद की। जब तक हो सका उसने उनको पैसे, खाना सब दिया, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। खड़े खेत सूख गए। अब मजदूर भी वहां से चले गए। अब इतने बड़े खेत की जिम्मेदारी अकेले धर्मपाल पर आ गई थी। धर्मपाल ने काफ़ी कोशिश की मगर फसल नहीं लहराई। आखिर धर्मपाल ने फैसला लिया कि खेत बेचकर वो लोग शहर चले जाएंगे। उनके पास के गांव के जमींदार से बात की। उसने पास के गांव के जमींदार से बात की। उसका नाम भीमलाल था। भीमलाल एक नंबर का कपटी और क्रूर आदमी था। उसने धर्मपाल की मजबूरी का फायदा उठाने की सोची। धर्मपाल के पास बहुत बड़ी जमीन थी, उस समय के हिसाब से भी 20 से 25 लाख की, मगर फसल के बिना वो भी जानता था कि उस जमीन की कोई कीमत नहीं देगा। धर्मपाल ने भीमलाल से 10 लाख की मांग की। भीमलाल धर्मपाल को उतना भी नहीं देना चाहता था। धर्मपाल ने भीमलाल के सामने तर्ज रखा कि आज उसकी उस जमीन की के ऊपर कोई खेती नहीं होती, मगर 2 से 3 साल बाद वो खेती के लिए तैयार हो जाएगा। तब इस जमीन की 20 से 25 लाख की कीमत होगी। भीमलाल काफी चालाक था। उसने धर्मपाल को बोला, तेरी जमीन बंजर है, अब वहां कभी खेती नहीं लहराएगी। मैं तुझे 5 लाख देता हूँ, वो भी तुझ पर तरस खाकर। धर्मपाल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो वहां से वापस आ गया। वापस आकर उसने सारी बात राधा को बताई। राधा ने कहा, क्यों ना आप आसपास के और जमींदारों से बात करो, कोई ना कोई तो हमारी ज़मीन की सही कीमत दे ही देगा। जब धर्मपाल और राधा ने ये बात कर रहे थे, उसी समय एक आदमी उनके घर के बाहर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो भीमलाल का ही आदमी था। उसने जाकर ये सारी बात भीमलाल को बता दी। भीमलाल के मन में लालच तो पहले से ही था, मगर अब उसने वो करने की सोची जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भीमलाल ने उस रात धर्मपाल के सारे खेतों में नमक डलवा दिया। धर्मपाल पहले ही अकेला था।
खेतों की रखवाली कौन करता? एक हफ्ते बाद जब धर्मपाल किसी और को वो जमीन दिखाने लाया तो क्या देखता है, जमीन काली पड़ चुकी है, घास तक सूख गई है। वो खरीदार बिना कोई बात किए ही वहां से चला जाता है। धर्मपाल को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2 साल पहले तो इस खेत में गेहूं लहरा रहे थे। वो परेशान होकर वापस भीमलाल के पास पहुंचा। भीमलाल ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और बोला, मैंने कहा था ना, तेरी जमीन बंजर है, कोई नहीं खरीदेगा उसे। ये पकड़ 5 लाख, ये भी एहसान है तुझ पर। मरता क्या ना करता। धर्मपाल ने वो पैसे ले लिए। उस समय 5 लाख भी कम नहीं थे। धर्मपाल जानता था वो शहर जाकर कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा और वापस अपनी जिंदगी को पटरी पर ले आएगा। धर्मपाल और उसके परिवार की उस गांव में ये आखिरी रात थी। रात के 10 बज चुके थे। धर्मपाल के घर के आसपास कोई घर नहीं था। सबसे पास का घर भी 2 किलोमीटर दूर था। तभी भीमलाल वहां अपने 10 से 12 आदमियों के साथ आ जाता है। वो धर्मपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। धर्मपाल उसे इस वक्त उनके घर देखकर चौंक जाता है, मगर उसे घर में आने देता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे आदमी भी जबरन घर में घुस जाते हैं। फिर जो होता है उसे अगली सुबह आसपास के गांव वाले भी देखकर दहल जाते हैं। धर्मपाल की लाश उसके ही घर में लटकी मिली थी और उसकी पत्नी और 2 मासूम बच्चों की लाश खेत में कुएं में। 2 दिन बाद भीमलाल वहां अपना कब्जा लेने भी आ गया। कोई कुछ नहीं जान पाया, मगर भगवान सब देख रहा था। आगे जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। धर्मपाल की तरह ही भीमलाल का भी एक परिवार था। उसकी भी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। धर्मपाल की जमीन पर कब्जा करके भीमलाल बहुत खुश था। वो आराम से अपने घर पर आ गया। धर्मपाल की जमीन पर उसने प्लॉट कटवाकर बेचने शुरू कर दिए। धर्मपाल की मौत को 1 साल बीत चुका था। फिर वो दिन आया जिस दिन वो सब हुआ था। अब धर्मपाल के खेतों में तकरीबन 50 घर बन चुके थे। लोगों को यही लगता था कि धर्मपाल ने दुखी होकर अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली। उस समय में ये एक आम बात थी। धर्मपाल के घर में भीमलाल अब गाय भैंसों को रखता था। उस रात 10 बजे सारी गाय भैंसें चिल्लाने लगी। लोगों को लगा शायद कोई सियार आ गया होगा। भीमलाल के आदमियों ने जाकर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जिस दिन धर्मपाल की हत्या हुई थी उस दिन भीमलाल के साथ 12 लोग थे। उनमें से 6 यहीं थे। उनमें से भी 2 इस घर में थे और 4 बाहर खेतों में सो रहे थे। उन खेतों में अब बाजरा और कपास ही लगता था। रात के 10 बजे गाय भैंस अब भी पुकार रही थी। वो दोनों आदमी शराब पीकर सो रहे थे। उनमें से एक की आंख खुलती है। वो देखता है जैसे सामने के दरवाजे पर धर्मपाल की लाश लटक रही है। वो अचानक से उठ जाता है, पर वहां कुछ नहीं था। वो दोबारा सो जाता है। दूसरे आदमी को अपने सर पर किसी का हाथ का स्पर्श महसूस होता है। वो आंखें खोलकर देखता है तो राधा उसके बगल में ही बैठी हुई थी। उसका शरीर बिल्कुल भीगा हुआ था। उसकी खाल पानी से सड़ चुकी थी और फूल चुकी थी। उसे देखकर उस आदमी की आवाज़ ही बंद हो गई। राधा ने उसका मुंह खोला और अपना हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उस आदमी को लकवा मार चुका था। राधा के हाथों से पानी बहकर उसके पेट में जा रहा था, जो धीरे धीरे उसके फेफड़ों में चला गया। वो खाट पर लेटा लेटा ही डूब गया। उसकी हलचल से पहले वाले की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि आसपास पानी बिखरा हुआ है। वो उठकर उसके पास जाता है, मगर वो आदमी तो मर चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थी और वो पानी उसके शरीर से ही टपक रहा था। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। उसके पीछे धर्मपाल था, करीबन 7 फीट लंबा, सफ़ेद कपड़ों में, बदन किसी पहलवान की तरह, चेहरा जला हुआ और आंखें सफ़ेद। वो आदमी अकड़ता हुआ उसी चौखट पर उड़ता हुआ चला गया जहाँ धर्मपाल की लाश मिली थी। उसकी चीखें उसके हलक में ही थी। वो तड़पड़ा रहा था।
2 मिनट की सांस के बाद उसका भी दम निकल गया। अब सब पहले की तरह शांत हो गया। गाय भैंसे भी शांत हो गई। अगली सुबह लोगों को उन दोनों की लाशें मिली। पुलिस भी आई, मगर कोई कुछ समझ नहीं पाया कि वो लोग कैसे मरे। एक आदमी खाट पर कैसे डूब सकता है और दूसरा आदमी 12 फुट ऊपर बिना किसी सीढ़ी पर चढ़कर फांसी कैसे लगा सकता है। पुलिस की पड़ताल में कुछ नहीं मिला। सब वहीं रुक गया। भीमलाल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चैन से अपने घर पर सो रहा था। 1 साल और बीत गया। वही रात दोबारा आ गई। उस हादसे के बाद से कोई भी धर्मपाल के घर में नहीं सोता था। अब सब लोग खेत में ही सोते थे। पास के खेत में ही 4 लोग सो रहे थे। ठीक रात 10 बजे तेज हवा चलने लगी। मौसम को बिगड़ता देख आसपास के लोग अपने अपने घरों में चले गए। वो चारों लोग नशे में धुत थे। वो वहीं खेत में सोते रहे। हवा काफी तेज थी। उनमें से एक आदमी की आंख खुलती है तो वो क्या देखता है, उसके सामने एक लाश हवा में लटक रही थी। उसकी जान उसके हलक में ही अटक जाती है। वो अपने पास वाले को हाथ मारकर उठाता है। धीरे धीरे वो चारों जाग जाते हैं और अपने लाठी और डंडे निकाल लेते हैं। वो चारों उसी लाश की तरफ बढ़ने लगते हैं, मगर ये क्या, उन चारों के पैर मट्टी में धंस जाते हैं। वो लोग चाहकर भी अपने पैरों को उस कीचड़ से नहीं निकाल पाते। इधर वो लाश हवा में उड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब धर्मपाल का भूत ठीक उनके सामने खड़ा था। वो लोग नीचे देखते हैं। नीचे राधा ने उस कीचड़ में उनके पैर पकड़ रखे थे। वो लोग चिल्लाना तो चाह रहे थे, मगर उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। अब उन चारों की गर्दन खींचने लगी, ऐसे कि जैसे कोई रस्सी बांध कर ऊपर खींच रहा था। देखते ही देखते उन सब की गर्दन उनके धड़ से अलग हो चुकी थी। उनका खून उस कीचड़ में मिल रहा था। हवा फिर से शांत हो गई। धर्मपाल और राधा अब जा चुके थे। उन चारों का एक पांचवा साथी भी था जो यह सब देख रहा था। उसने जाकर सारी बात भीमलाल को बता दी। भीमलाल ने उसकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया, मगर जब अगली सुबह उन चारों लोगों की लाशें देखी तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने तुरंत ही एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कई दिनों तक पूजा की और चला गया। सब शांत हो गया था। कई महीने बीत गए। अब भीमलाल भी बेफिक्र हो गया था। अब तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी थी और 6 बाकी थे। 1 साल बीत गया। फिर वही दिन आया जिस दिन धर्मपाल के परिवार की हत्या हुई थी। इस बार बुरी किस्मत ही समझिए। भीमलाल और वो बचे हुए 6 लोग आज उसी मकान पर थे। आज उनका शिकार एक और परिवार बन रहा था। अब तक भीमलाल काफी रसूखदार बन चुका था। अपराध तो वो खुलेआम करने लगा था। आज वो एक किसान की जमीन हत्या रहा था। रात के 10 बजते ही सब शांत हो गया। भीमलाल और उसके आदमी सो चुके थे, कुछ घर के अंदर कुछ घर के बाहर। जो लोग बाहर सो रहे थे, पहले उनका नंबर आता है। धर्मपाल की आत्मा गले में फंदा लटकाए उन्हें ही देख रही होती है। उसके कपड़े कटे फटे थे, खाल सड़ी हुई थी, बाल बड़े और बिखरे हुए, आंखें सफ़ेद। धर्मपाल ने एक साथ 2 लोगों की गर्दन पकड़ी और उन्हें अपने साथ हवा में उड़ा लिया। वो लोग बिना फंदे के ही फांसी खा रहे थे। उनकी चीख पुकार सुनकर बाकी 4 लोग भी आ गए। उनमें से 2 वहीं लकवा खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह में पानी भर रहा था। उनके सिर पर मौत बनकर राधा खड़ी थी। अपने चारों साथियों की यह हालत देखकर बाकी के बचे हुए 2 आदमी भागने लगे। वो गांव से बाहर जाना चाहते थे। वो लोग भाग रहे थे। जिस तरफ वो भाग रहे थे उस तरफ झोल या तालाब था। तालाब के पास पहुंचते ही वो दोनों हवा में लटक गए। उनके सिर पर धर्मपाल था और उनके नीचे राधा। धीरे धीरे वो दोनों लोग पानी में समाने लगे। बस 5 मिनट उन दोनों की लाश पानी पर तैर रही थी। भीमलाल घर में ही था। वो एक कमरे में था जिससे किसी औरत की चीखने की आवाज़ आ रही थी। अचानक उसके कमरे का दरवाजे खटखटाने लगा।
भीमलाल चिल्लाता हुआ, गाली देता हुआ उस कमरे से बाहर निकला, पर बाहर कोई नहीं था। भीमलाल वहाँ की शांति देखकर हैरत में पड़ गया। वो बाहर आया तो देखा उसके 4 आदमी मरे पड़े हैं और 2 गायब हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो वापस घर की तरफ मुड़ा। सामने राधा खड़ी हुई थी, ठीक वैसी ही जैसे वो मरने से पहले थी। भीमलाल को यह सब सपना लगा। वो उसके पास गया और उसे छूकर देखने लगा। उसे छूते ही राधा का बदन काला पड़ने लगा। उसके बदन से पानी टपकने लगा। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि सारे दरवाजे खिड़की टूट गए। ये आवाज़ आसपास के गांव तक भी गई। लोग उसे सुनकर धर्मपाल के घर की तरफ ही आने लगे। यहाँ भीमलाल स्तब्ध खड़ा था। राधा का आधा हाथ उसके मुंह के अंदर था। देखते ही देखते भीमलाल का पेट पानी से भरने लगा। उसका पेट इतना फूल गया था कि अब वो फटने लगा था। थोड़ी देर में ही पानी उसके पेट को चीर कर बाहर बहने लगा। धर्मपाल की आत्मा भी वहीं थी। आधे घंटे बाद कई लोग वहां पहुंचे और वहां का नज़ारा देखकर डर के मारे बेहोश हो गए। कई लोगों ने राधा और धर्मपाल की आत्माओं को भी देखा। अगले दिन एक साधु संत को बुलाया गया। हवन पाठ करवाए, मगर सब बेकार। आज 50 साल बाद भी वहाँ हर साल कई लोग मरते हैं। वहाँ आज भी ज़मीन से खारा पानी ही निकलता है, जबकि आसपास के सब गांवों में मीठा पानी आता है। मैंने बाबा की आंखों में देखा, वो सच बोल रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा, बाबा फिर भीमलाल के परिवार का क्या हुआ? बाबा बोले, वही जो धर्मपाल के परिवार के साथ हुआ था, सब मर गए। मैंने फिर पूछा, बाबा अगर ऐसी बात है तो यहाँ के लोग यहाँ रहते क्यों हैं? कोई यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? इस पर बाबा बोले, क्योंकि बेटा, उन्हें ये कहानी पता ही नहीं है। इस गांव के जिस इंसान को इस कहानी का पता था, वो उस श्राप से मर गया। लोगों ने इसके बारे में बात करना बंद कर दी। अब बस ये एक कहानी ही है। मैंने बाबा की तरफ देखा। वो हंसकर बोले, यही सोच रही हो ना कि मैं कैसे जिंदा हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, मगर अब लगता है मेरा भी समय आ गया है। फिर बाबा वहाँ से चले गए। 2 दिन पहले मुझे पता चला कि बाबा भी मर गए। अगर सच पूछो तो मुझे अब उस गांव से डर लगने लगा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस कहानी में कुछ सुधार दिखे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, इसी चैनल पर, डेविल इन द माइंड।